गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय आय के भाग द्वितीय की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें मूल 3 अवधारणाएं होती है। उनको अगर अपन ध्यान में रख लेंगे तो अपने लगभग फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। पहली धारणा थी नेशनल, अर्थात राष्ट्रीय को बदलना किसमें, डोमेस्टिक, घरेलू में बदलना है। तो नेशनल तो वो होता है जिसका संबंध केवल सामान्य निवासियों से होता है। अर्थात अगर भारत की राष्ट्रीय की बात करें कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, तो केवल वो नागरिक जो भारत के हैं वो उसमें शामिल होंगे। और अगर डोमेस्टिक की बात करें, घरेलू की, तो घरेलू में जो भारत के सामान्य नागरिक है वो, और जो विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, अर्थात सामान्य और गैर सामान्य निवासी, दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय जो होता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। NFIA का मतलब होता है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, अर्थात हमारे निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय। हमारे कुछ निवासी है जो दूसरे देश में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा प्राप्त आय, माइनस हमारे देश में गैर निवासियों अर्थात दूसरे देश के निवासियों को प्राप्त साधन आय। इनको अगर घटा लेते हैं तो प्राप्त होता है हमें NFIA। तो नेशनल के अंदर NFIA डोमेस्टिक में जोड़ते ही नेशनल प्राप्त हो जाता है। और अगर अपन ने वो डोमेस्टिक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नेशनल माइनस NFIA। ठीक है, पहली अवधारणा तो थी अपनी ये। दूसरी थी ग्रोस को नेट में बदलना, कि जो शकल है, ग्रोस है, उसको विशुद्ध में या शुद्ध में बदलना हो तो हमें क्या करना होगा। तो अगर ग्रोस में से डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास या मूल्य ह्रास, या उसको बोलते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक कार को अपन आज खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए में, अगर उसे 2 साल बाद बेचेंगे और मान लो वो 6 लाख रुपए की बिकी, इसका मतलब 4 लाख उसका क्या हो गया, मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन हो गया। उसमें घिसावट हो गई, उसमें कोई टूट फूट हो गई, या वो थोड़ी पुरानी हो गई, तो वो सब क्या होता है, डिप्रिसिएशन। तो हमें अगर विशुद्ध निकालना हो, अगर हमें नेट निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। और इसके बाद जो मैंने तीसरी इसकी परिभाषा जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बताई थी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बाजार कीमत क्या होती है और साधन लागत क्या होती है। तो कोई भी मार्केट प्राइस है, बाजार में उस वस्तु की कितनी कीमत है, ये डिपेंड करता है जो साधन लागत है। साधन लागत मतलब जिस वक्त उत्पादक या उद्यमी उसको उद्योग में बनाता है, अर्थात साधन जितने लगते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, उनको जो प्रतिफल मिलते हैं उनका टोटल योग क्या होता है, साधन लागत होती है। उस साधन लागत में सरकार के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी घटा दी जाती है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, बाजार मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है। अब अपन इसमें देखेंगे, ये 3 कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद अपन ने ट्रांसफर इनकम, जो हस्तांतरित आय है जिसका राष्ट्रीय आय में योगदान नहीं होता, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कुछ और मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। तो पहली बात है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है, और घिसावट और मूल्य ह्रास, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो इसमें 3 घटक जनरली शामिल किए जाते हैं। पहला जो है वो है कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 2 देश ले लेता हूँ, ये तो ले लेता हूँ इंडिया और ये ले लेता हूँ अमेरिका। ठीक है, इंडिया के मजदूर अमेरिका में जाकर अस्थायी रूप से
अगर कार्य करें तो उन्हें क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, पारिश्रमिक मिलेगा, ठीक है। और अमेरिका के नागरिक इंडिया में आके अगर कार्य करें तो उन्हें भी क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो इन दोनों के अंतर को हमें क्या कहेंगे, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। मान लो इंडिया के कुछ मजदूर हैं, वो जाके वहाँ 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। और अमेरिका के जो मजदूर है वो इंडिया में आके 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो शुद्ध कितनी हो गई, 50,000 रुपये हो गई। ये क्या हो गई, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहला देखो इसमें उन निवासी श्रमिकों को प्राप्त पारिश्रमिक जो विदेशों में अस्थायी रूप से काम करते हैं। मैंने बताया अमेरिका में काम करते हैं, ठीक है, 50,000 मिल गए। और एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अस्थायी रूप से काम करने वाले गैर निवासी, और मतलब जैसे भारत है तो भारत की घरेलू सीमा में काम करने वाले गैर निवासी मतलब अमेरिका के, ठीक है। भारत वाले विदेशों में काम करते हैं, उनको 1 लाख मिले थे। अमेरिका वाले भारत में काम करते हैं, वो गैर निवासी हो गए भारत के लिए, तो उनको 50,000 मिले थे। निवासियों को प्राप्त पारिश्रमिक के अंतर को कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक कहा जाता है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अर्थ है मालिकों द्वारा, जो भी फैक्ट्री के मालिक है जहाँ वो मजदूर काम कर रहे हैं, जहाँ वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी को कैश एंड काइंड दोनों प्रकार से किया जा सकता है। कैश तो होता है, नगद में अपन भुगतान जनरली किया जाता है, पैसों का भुगतान नगद में होता है। काइंड में मतलब उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाए, जैसे रेजिडेंस, रहने की फैसिलिटी दे दे, मेडिकल सर्विसेज दे दे, या कोई गिफ्ट वगैरह अपने कर्मचारियों को दे दे, तो वो सब क्या होते हैं, फैसिलिटीज़ में आती है, ठीक है। अब दूसरा है, ये तो था मजदूर कि इंडिया का जो मजदूर है वो ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में काम करेगा, अमेरिका का मजदूर है वो इंडिया में काम करेगा। इंडिया वाला 1 लाख कमाता है, अमेरिका वाला 50,000 कमाता है। इन दोनों के अंतर को हम कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक कह देते हैं। दूसरा है संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। अब ये भी जनरल सी बात है, यहाँ तो श्रमिक क्लियर हो गए। श्रमिक के अलावा भी कुछ साधन होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी और श्रम। भूमि, पूंजी और उद्यमी, ये 3 साधन बचे। अब मान लो ये इंडिया देश है, ये अमेरिका है। भारत के नागरिक अमेरिका में जाके, ठीक है, अपनी भूमि को काम में लगे, अब वहाँ भूमि खरीद के उसको किराए पे दे दे तो उन्हें क्या मिलेगा, लगान मिलेगा। भारत के नागरिक अमेरिका में जाके पूंजी उधार दे दे लोगों को तो उन्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। भारत के लोग जाके अमेरिका में उद्यमी का कार्य करें, साहसी उद्यमी, उद्योगों का कार्य करे, उद्योगपति का कार्य करे, तो उसे बदले में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इन लगान, ब्याज, लाभ और लाभांश, इन चारों को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है, भारत के उन नागरिकों की टोटल आय जो अमेरिका में वो कमा रहे हैं। अब अमेरिका के इसी प्रकार कुछ नागरिक भारत में आ गए, ये इंडिया था, ये अमेरिका था। अमेरिका के कुछ नागरिक इंडिया में आ गए तो उन्होंने भी सेम काम किया। पहला, उन्होंने भूमि खरीदी और उसे किराए पे दे दिया तो उसे क्या मिलेगा, लगान मिलेगा अमेरिका के नागरिकों को। इसी प्रकार पूंजी पे ब्याज मिलेगा, इसी प्रकार लाभ मिल सकता है, उन्हें लाभांश भी मिल सकता है। तो इसके जो अमेरिका के नागरिकों को मिलता है उनके योग को, और जो इंडिया के नागरिकों को अमेरिका में मिलता है उनके योग को अगर घटा लेंगे आपस में तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अर्थात यह एक देश के निवासियों द्वारा, जैसे भारत देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा शेष विश्व मतलब अन्य नागरिक जो भारत में काम कर रहे हैं, भारत के नागरिक विदेशों में काम कर रहे हैं, वो तो हो गया ये। शेष विश्व का को किए गए ऐसे ही भुगतानों का क्या होता है, अंतर होता है। अब तीसरा है विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित या रोकी गई आय। अब मान लो ये इंडिया है और ये अमेरिका है, ठीक है। कुछ कंपनियां ऐसी हो गई अमेरिका में, इंडिया की कंपनियां हैं, अमेरिका में क्या है, इंडिया की कंपनियां हैं जहां उनका पैसा रोक लिया गया है किसी भी कारणवश, टैक्स नहीं देने के कारण या कोई भी अन्य कारण के कारण उनका पैसा क्या कर लिया है, रोक लिया गया है, ठीक है। इंडिया की कंपनियां, इंडिया के लोग हैं, ठीक। अब ऐसे ही कुछ अमेरिका के जो लोग हैं वो इंडिया में कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका पैसा क्या कर लिया गया है, कंपनियों द्वारा रोक लिया गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध रोकी गई आय। यह विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित तथा देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का क्या कहलाती है, अंतर कहलाती है। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एक ही मतलब है
कि एक देश, ये दूसरा देश, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, अगर इंडिया के सभी साधन, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे पूंजी हो, चाहे उद्यमी हो, वो वहाँ जाके कार्य करेंगे, उन्हें बदले में जो भी प्रतिफल मिलेगा उन सबको जोड़ लेते हैं। मान लो वो हुआ 1,00,000 रुपये, ठीक है। अब अमेरिका के नागरिक भारत की घरेलू सीमा में आगे कार्य करेंगे, उन्हें भी वही पूंजी को ब्याज मिलेगा। अमेरिका की अगर श्रमिक आ रहे हैं तो उन्हें मजदूरी मिलेगी, उन सबको जोड़ लेंगे, वो मान लो हो गए 50,000 रुपये। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी हो गई? 1,00,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 रुपये हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट बात करते हैं घिसावट, मूल्यह्रास, पूंजी उपभोग भत्ता, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। पूंजी उपभोग भत्ता इसे बोलते हैं CCA। ये कई बार नेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल्य ह्रास का दूसरा नाम क्या है, या मूल्य ह्रास निम्नलिखित में कौन कौन से होते हैं। तो उसमें ऑप्शन 1 होता है घिसावट, ऑप्शन 2 होता है पूंजी उपभोग भत्ता, ऑप्शन 3 होता है स्थिर पूंजी का उपभोग, ऑप्शन 4 होगा उपरोक्त सभी। तो वहाँ अपने को उपरोक्त सभी करके आना है। इसका दूसरा हो गया पूंजी उपभोग भत्ता, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। तीसरा हो गया स्थिर पूंजी का उपभोग। स्थिर पूंजी जैसे मैंने बताया था, कार एक स्थिर पूंजी है, उसमें पैसा लगा दिया 10,00,000 रुपये, उसका यूज़ किया 2 साल तक, मतलब उसका उपभोग किया। उपभोग करने के बाद उसे अगर बेचा जाएगा तो वो 6,00,000 में बिकेगी, तो वो 4,00,000 क्या हो गया? एक तरह की घिसावट ही हो गई। इसको बोलते हैं CFC और इसे बोलते हैं CCA। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, CFC, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मान लो कोई मशीन है, उसमें सामान्य टूट फूट हो गई, ठीक है, तो वे खर्चे सम्मिलित हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान मशीन क्या करती है? उत्पादन करती है। जैसे मान लो सीमेंट की फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगी हुई है, तो वो सीमेंट का उत्पादन करेगी। अब मान लो उसके दौरान उन मशीनों में कोई निरंतर उत्पादन कर रही है, लेकिन किसी कारण उनमें घिसावट हो जाती है। लगातार किसी भी मशीन को अगर यूज़ करेंगे तो श्योर है उसमें टूट फूट या घिसावट होगी, तो उसके खर्चे को हम किस में जोड़ लेते हैं? सामान्य टूट फूट में। दूसरा है अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब मशीनें चलती चलती बंद हो जाती है, या तो वो उम्र के साथ, आयु के साथ बंद हो जाती है, या कुछ टेक्निकल या तकनीकी आने के कारण वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन मशीनों के स्थान पे अच्छी क्वालिटी की, नई तकनीकी की और ज़्यादा सस्ती और अधिक उत्पादन देने वाली मशीनें अवेलेबल हो। तो इससे अभिप्राय उन खर्चों से है जो उत्पादकों को पूंजीगत मशीनों के पुराने पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों के प्रयोग करने के कारण करने पड़ते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है? घिसावट या मूल्य ह्रास का। तीसरा है मशीनों की आकस्मिक हानि। इसके दौरान कोई भी मशीन है वो चलती चलती ब्रेक डाउन हो गई, वो अचानक वो मशीन फेल हो गई, उसमें जो तकनीकी खामियां आ गई, तो उन पे जो खर्चे होंगे उन सबको किस में इंक्लूड करते हैं? डेप्रिसिएशन या घिसावट व्यय में शामिल करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ, एक कारखाने में एक मशीन लगी हुई है 5,00,000 रुपए की, ठीक है। अब एक साल बाद उस मशीन में धीरे धीरे घिसावट हुई और उसका मूल्य बचा है अभी 4-4.5 लाख रुपए। तो ये 50,000 रुपये है, ये क्या हो गया? उस मशीन में क्या हो गया? घिसावट के कारण या मूल्य ह्रास के कारण ये 50,000 रुपये सस्ती हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? मूल्य ह्रास कहलाता है। इसको निकालते कैसे हैं? जो ग्रोस है, जो मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, ग्रोस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं? नेट में मूल्य ह्रास को जोड़ देते हैं। या अगर हमें मूल्य ह्रास नेट निकालना हो तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कार वाला एग्जांपल दिया था, ग्रोस कितनी थी? 10,00,000 रुपये, ठीक है। नेट कितनी? 6,00,000 रुपये। डेप्रिसिएशन कितना बचा? डी इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। या फिर हमें शुद्ध निकालना है तो पहले ग्रोस कितना था? 10,00,000 रुपये माइनस घिसावट कितनी हो गई? 4,00,000 की, कितने बचे? 6,00,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब तक अपन ने जो 5 पॉइंट क्लियर किए हैं उनको वापस रिपीट कर रहा हूँ, जनरली फटाफट कर रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। पहला जो किया था वो किया था नेशनल और डोमेस्टिक, राष्ट्रीय और घरेलू में अंतर। तो हमें ध्यान में क्या रखना है? घरेलू जो होता है उसमें
सामान्य और गैर सामान्य निवासी दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब अगर भारत का घरेलू निकालना हो तो भारत के निवासी प्लस विदेशों के वो निवासी जो भारत में कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, घर है एक, याद रखने का तरीका है, एक घर है, घर में अपन चाहे वो घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो सबको रख लेते हैं। ठीक, राष्ट्रीय में केवल और केवल राष्ट्र के जो लोग हैं, एक भारत के नागरिक है तो वो भारत के नागरिक ही उसमें शामिल होंगे भारत की राष्ट्रीय आय में। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा यही सकल और शुद्ध वाला है, तो इसमें सकल जो ग्रोस है उसमें से अगर डेप्रिसिएशन निकाल दें तो हमें क्या बचेगा, विशुद्ध आय बच जाएगी। तीसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वो बताया था मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साधन लागत, मतलब वह लागत जो उत्पादन के दौरान हुई। मान लो सीमेंट के एक कट्टे का उत्पादन किया और 100 रुपये लगे। ठीक, 100 रुपये किस में लगे, 10 रुपये हम 20 रुपये उसने श्रमिकों को मजदूरी दे दी, 20 रुपये कच्चा माल दे दिया, 20 रुपये पूंजी दे दी, 20 रुपये लगान दे दिया, 20 रुपये उद्यमी को कुछ पेमेंट कर दिया। इस प्रकार उसके 100 रुपये लगे। ठीक है, अब ये तो उसकी उत्पादन लागत हो गई। अब वो अगर सामान को बाहर बेचेगा, मार्केट में बेचेगा, तो उसे क्या देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आजकल वस्तु और सेवा पे लगने वाले कर को जीएसटी कहते हैं, तो जीएसटी भी एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और मान लो सरकार उन्हें रियायत दे दे, अगर उन्हें अनुदान दे दे तो हम क्या करेंगे, सब्सिडी को घटा लेंगे। अब 100 रुपये लगे थे और टैक्स मान लो लग जाए उन्हें 15 रुपये, तो 15% टैक्स, तो 15 रुपये 115। और मान लो सरकार दे दे सब्सिडी तो -5, तो टोटल बाजार मूल्य क्या हुआ, 115 - 5 110। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। अगर ऊपर तक की जो कंसेप्ट है वो अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो ये बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है बाजार कीमत पर शक्कर घरेलू उत्पाद। तो अपने को नाम से पता रखना है, शक्कर ग्रोस, घरेलू डोमेस्टिक, उत्पाद प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी कौन सी कीमत पे, बाजार कीमत पे है तो मार्केट प्राइस, तो इसको कैसे बोलते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस। अब घरेलू है तो आप नाम से पता होना चाहिए कि घरेलू है तो उसमें देश के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल होंगे। ठीक है, अब सुनना, ग्रोस है तो ग्रोस है इसका मतलब इसमें मूल्य ह्रास अभी तक नहीं हुआ है, मूल्य ह्रास इसमें शामिल होगा, इससे अलग नहीं हुआ है। अगर नेट निकालते तो अलग बात होती। तो देखो, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के एक वर्ष के अंदर, वर्ष मैंने बताया था कल, लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में होता है, दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मतलब यहाँ वह वस्तु जिनका उपभोग किया जा रहा है, मध्यवर्ती वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे यहाँ। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, क्योंकि ग्रोस है, अगर नेट होता तो ये मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता, तो उसे बाजार कीमत पर शक्कर घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा भी है, नोट भी डाला है, फिर से रिपीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। घरेलू का मतलब होता है इसमें सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी दोनों सम्मिलित होते हैं। बस शर्त ये है, इंडिया के अंदर, इंडिया की घरेलू सीमा है, इसके अंदर ये मान लो इंडिया है, इंडिया की घरेलू सीमा में उत्पादन होना है एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, और किसके द्वारा किया गया, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे वो गैर निवासी हो या विदेशों के नागरिक हो। शर्त यह है कि वो भारतीय घरेलू सीमा के अंतर उत्पादन होता है, उसे बोलते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखना, सकल ग्रोस, राष्ट्रीय नेशनल, उत्पाद प्रोडक्शन, कौन सी कीमत पे है, बाजार कीमत पे, तो यहाँ लिख देंगे मार्केट प्राइस। तो इसको डिनोट करते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस। तो अब अगर हम जीडीपी हमें दे रखी हो और हमें जीएनपी निकालना हो तो अपन क्या याद रखेंगे, मैंने पहले बताया था नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फ़र्क होता है। अगर नेशनल में हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देते हैं, अर्थात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय के अंदर हम किसकी बात करेंगे, केवल भारत के निवासियों की। ठीक है, केवल भारत के निवासियों की। अब देखना, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, मतलब भारत के निवासी, एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य
का बाजार कीमत पर शक्कर राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि जो NFI है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका मतलब क्या हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। इंडिया के साधन अमेरिका में काम में आए, ठीक है। इंडिया के चाहे श्रमिक हो, चाहे भूमि हो, चाहे पूंजी हो, चाहे उद्यमी। इंडिया की भूमि कैसे हो सकती है? वहाँ अमेरिका में जाके अमेरिका में जाके अमेरिका की भूमि को कोई इंडियन खरीद ले, भारतीय निवासी खरीद ले, तो वहाँ से उसे प्रतिफल मिलेंगे लाभ के रूप में, लगान के रूप में। उन सबको जोड़ लिया, मान लो 1 लाख रुपए आए, ठीक। अमेरिका के लोग भारत में आके काम करते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, वो पूंजी उधार भी दे सकते हैं, वो और प्रकार का निवेश भी इंडिया में कर सकते हैं, और उन्हें भी आय प्राप्त हुई कितनी? 50,000 रुपये। तो इंडिया वालों को तो 1 लाख हुई, अमेरिका वालों को 50,000 हुई, तो ज़्यादा किनको हुई? इंडिया वालों को। अर्थात NFIA क्या होगा? 50,000 होगा। क्यों? 1 लाख माइनस 50,000। अब देखना, NFIA अगर पॉजिटिव है, मतलब यहाँ मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा, मान लो GNP 5, GDP 5 लाख है, GDP मार्केट प्राइस 3 लाख है, ठीक है, ये भी मान लो एक बार के लिए 5 लाख है, ठीक। प्लस NFIA अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? 50,000 पॉजिटिव, तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा? ऑटोमेटिक। एक बार दोबारा सुनना, NFIA अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? NFIA जुड़ता है किसमें? GDP मार्केट प्राइस में। इसका मतलब क्या हुआ? GNP मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा, राष्ट्रीय आय है वो ज़्यादा होगी किससे? डोमेस्टिक से, ठीक। अगर ये नेगेटिव रहा तो GNP मार्केट प्राइस क्या होगी? कम होगी, किससे? GDP मार्केट प्राइस से, था GDP ज़्यादा होगी। अगर ये 0 होता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। या मैंने फिर से रिपीट किया है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, हमारे निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आए, माइनस हमारे देश में गैर निवासियों को प्राप्त साधन आए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये बात हो गई अब तक GDP और GNP मार्केट प्राइस की, ठीक। अब हाँ, बात करते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखो, शुद्ध है इसका मतलब नेट आएगा, राष्ट्रीय है इसका मतलब नेशनल आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है। कौन सी कीमत पे? बाजार कीमत पे, मार्केट प्राइस। अब अपने को निकालनी है NNP। तो अगर अपने को GNP दे रखी है मार्केट प्राइस पे, तो हमें NNP निकालनी हो तो हमें ग्रोस दे रखा है, और अगर नेट निकालनी हो विशुद्ध, तो हम क्या करते हैं? ग्रोस में से क्या माइनस कर देते हैं? डेप्रीसिएशन, मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं। तो 1 वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें गिरावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हम डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं, तभी तो नेट बचता है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो अगर NNP हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? NNP मार्केट प्राइस, GNP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों? ग्रोस से अगर डेप्रिसिएशन G से अगर D निकलेगा तो क्या बचेगा? N बचेगा। तो देख लो यहाँ N बचा हुआ है पहले, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NNP मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP माइनस D, ठीक है। और यहाँ मैंने फिर से रिपीट किया है कि जो ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध प्राप्त होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? घिसावट या टूट फूट। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो नाम से देखो, शुद्ध नेट, घरेलू डोमेस्टिक, P का प्रोडक्शन, कौन सी कीमत पे? मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अब GDP अगर हमें दे रखी हो मार्केट प्राइस पे और शुद्ध निकालना हो तो वो सिस्टम है, क्या होगा? GDP मार्केट प्राइस, G से हमें क्या निकालना है? नेट निकालना है, ग्रोस से नेट निकालना है, तो G माइनस D करते हैं, तो GDP माइनस डेप्रिसिएशन। तो 1 वर्ष के दौरान एक देशी घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें गिरावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना, घरेलू है, ठीक। वहाँ ऊपर राष्ट्रीय था, तो राष्ट्रीय था इसलिए सामान्य निवासियों का नाम आया था, केवल भारत के नागरिकों को लगभग शामिल किया जाता है, और साथ में NFIA जोड़ लिया जाता है।
यहाँ शुद्ध है तो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो इस सीमा के अंदर सामान्य और गैर सामान्य दोनों प्रकार के निवासियों को इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अंदर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है साधन लागत। अभी आ गई फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो साधन लागत इतने दिन मार्केट प्राइस चल रही थी, अब क्या आ गई फैक्टर कॉस्ट FC। शुद्ध N, घरेलू D, P प्रोडक्शन किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। साधन लागत पर क्या, NDP। ठीक है, अब साधन लागत पर निकालनी है तो ध्यान से पढ़ना है इसको पहले। एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, क्यों घरेलू की बात चल रही है, सर्जित साधन आए, साधन कौन कौन से, श्रम को मजदूरी मिलती है, यहाँ मैंने डिनोट किया अच्छे से, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान, उद्यमी को लाभ। तो लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ और मजदूरी के कुल जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है, NDP FC। अब अगर हमें दे रखी हो मार्केट में NDP मार्केट प्राइस दे रखी है और NDP FC हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, मार्केट प्राइस दे रखा है हमें, तो हम क्या करते हैं, पिछले वाला वीडियो में देखना मैंने बताया था अगर मार्केट प्राइस दे रखी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट जो लागत होती है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं माइनस सब्सिडी घटा देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा पूछा है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और दे क्या रखा है, मार्केट प्राइस दे रखी है, तो मार्केट प्राइस में से इधर ले आएंगे, इनकम टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ये देखो NDP मार्केट प्राइस, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल बताया था, उसमें क्या बोला था मैंने, NDFC मान लो फैक्टर कॉस्ट पे 100 रुपये लागत है, ठीक है, 100 रुपये लागत में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया हमने 10 रुपये, 115 रुपये जोड़ा था, 115 हो गए, माइनस सब्सिडी घटा दी, कितने हो गए, ये बाजार कीमत मिल गई हमें, कितनी मिल गई 100, 115 कितने, 115 माइनस 5 110, ये क्या हुई मार्केट प्राइस। अब हमें वापस साधन लागत निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 110 मार्केट प्राइस है, उसमें से क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स घटा लेंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगी, वापस 100 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, इसको हम क्या कहते हैं, NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। तो यहाँ मैंने NIT से डिनोट कर दिया है, NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अपन देखते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल आ गया है, इसका मतलब ग्रोस है, घरेलू है मतलब डोमेस्टिक है, उत्पाद मतलब प्रोडक्शन है, कौन सी लागत पे है, फैक्टर कॉस्ट पे है। ठीक है, घरेलू की बात कर रहे हैं तो एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सर्जित साधन आय, साधन की आय वही, भूमि से लगान, पूंजी से ब्याज। ठीक है, जिसमें ग्रोस की बात कर रहे हैं इसलिए नेट तो है नहीं, तो इसमें मूल्यवास या मूल्यह्रास या जो घिसावट है या डेप्रिसिएशन है वो जुड़ जाएगा या शामिल होगा उसमें। साधन लागत पर GDP FC कहा जाता है। तो अगर आपने NDP FC दे रखा हो, जैसे अपन ने ऊपर निकाल लिया, उससे हमें GDP FC निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नेट जो दे रखा है, जैसे कार की इनकम 6 लाख थी नेट 2 साल बाद, उसमें 4 लाख वो जोड़े थे, तो हम डेप्रिसिएशन इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ अपन ने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया है। ठीक है, अब अगला है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध नेट आ गया, राष्ट्रीय नेशनल आ गया, प्रोडक्शन आ गया, कौन सी लागत पर, FC पे। अब हमें निकालना किससे है, NDP FC। NDP FC में हम क्या करेंगे कि NNP FC हो जाएगा। तो यहाँ देखो किस में डिफरेंस है, इस N में और इस D में। ठीक है, तो ये तो नेशनल है और ये क्या है, डोमेस्टिक है। हमें निकालना कौन सा है, राष्ट्रीय निकालना है। तो राष्ट्रीय मैंने क्या बताया था, केवल अपने देश के नागरिकों को जोड़ेंगे, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, NFIA अर्थात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात भारत या एक देश के सामान्य निवासी जो विदेशों में जाके, अन्य देशों में जाके जो साधन आय प्राप्त करते हैं, माइनस अन्य देशों के लोग जो भारत में आके साधन आय प्राप्त करते हैं, उनको घटा लिया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखना इसमें एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य आ गया ना, सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय के कुल जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखना ये इंपॉर्टेंट है,
NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट पे इसे अपन घरेलू आय भी कहते हैं। और अगर NP आ जाए FC, इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट अर्थात साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम क्या कहते हैं? घरेलू आय कहते हैं। और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब अगली बात करते हैं साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल ग्रोस राष्ट्रीय जी नेशनल प्रोडक्शन किस पे? साधन लागत पे। तो ग्रोस आ गया, इसका मतलब इसमें मूल्य ह्रास शामिल है। एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासी क्यों आया है? क्योंकि राष्ट्रीय आया। अगर घरेलू होता तो घरेलू निवासी आता, ठीक है। घरेलू निवासी वो होते हैं जिसमें सामान्य और गैर सामान्य दोनों जुड़े होते हैं। और राष्ट्रीय में क्या होता है? केवल सामान्य नागरिक होते हैं प्लस NFIA होता है, ठीक। अर्जित आय जिसमें घिसावट व्यय या डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास शामिल होता है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ वापस मैंने रिपीट किया है, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो क्या बचता है? नेट बचता है, ठीक है। सकल में से घिसावट निकालेंगे तो शुद्ध बचेगा। अब जो इसका मुख्य है राष्ट्रीय आय, तो मैंने राष्ट्रीय आय अभी भी बताया था। NDPFC को तो क्या कहते हैं? घरेलू आय। और NNPFC को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। ये NNP ही ये होगा, देखना। राष्ट्रीय आय को साधन लागतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है। साधन लागतों पर मतलब फैक्टर कॉस्ट पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध नेट हो गया, राष्ट्रीय का नेशनल हो गया प्रोडक्शन, अर्थात NNPFC को ही क्या कहा जाता है? शुद्ध क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय की दूसरी परिभाषा भी है। एक वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादन के सभी साधन, कौन कौन से? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी को जो भुगतान मिलता है उसका योग भी क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या हो गया? श्रम को क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। भूमि को लगान, ठीक है। कर्मचारियों को वेतन, पूंजी को ब्याज, उद्यमी को लाभ। इन सब को अगर जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का दूसरा फॉर्मूला और है NNPFC, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस दे रखी हो, NNP मार्केट प्राइस दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं? उसमें इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। तो ये मैंने यहाँ डिनोट किया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इन दोनों वीडियो को 2 या 3 बार आप रिपीट करोगे तो आपका जो नेशनल इनकम का बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। उससे राष्ट्रीय आय के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन कर सकते हैं। बिकॉज फंडामेंटल अगर अपना क्लियर है तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहती है। थैंक यू।